गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अशिता एंड आज हमारा फ्राइडे है एंड इस वीक का हमारे पास लास्ट डे है। तो आज हम पैथोलॉजी करने वाले हैं और पैथोलॉजी में आज हम टॉपिक लेंगे हिमैट का। मैंने पिछली बार आपको हिस्टो कराया था, आज हम हिमैट का टॉपिक ले रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन इन हेमेटोलॉजी। लैब सेफ्टी में आपको पहले ही करा चुकी हूँ। और हमारे पास आएगा एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में कराए थे, लेकिन हाँ उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बचे हैं जो आज के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और अगर आपको एंटीकोगुलेंट्स की वीडियो देखनी है तो आप बायोकेमिस्ट्री के जाकर देख सकते हैं, दोनों में सेम ही चीजें हैं। बस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मैंने आपको उस टाइम नहीं कराया था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको वो जब हिमैट का टॉपिक कराऊंगी तब करवा दूंगी। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। बाकी आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं कि हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या आएगा। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन को लेके। आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या करना है, जितने भी आपके हिमैट में इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होता है। बहुत आपको पता ही है कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम हिमैट में यूज करते हैं, तो सबको लेके आप 3-3, 4-4 लाइन में कुछ लिख दो एंड दैट इज सफिशिएंट। और आपको पता भी होना चाहिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में खुद से आप सर्च आउट करो, खुद से फाइंड आउट करो, इसके नोट्स आप खुद बनाओ। एंटीकोगुलेंट्स के नोट्स मैं आपको दे दूंगी, जो उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं उनके नोट्स में आपको दे दूंगी। लेकिन हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं चाहती हूँ कि आप वो खुद से करो, क्योंकि उससे आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कोई चीज मिस आउट ना हो, इसलिए आप इसके बारे में खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने यही लिखना होता है कि हाँ आप हिमैट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है न्यूबर्स चैम्बर। आपने देखा होगा कि हाँ जब आप मैनुअल प्लेटलेट काउंट करते हो, WBC काउंट करते हो, RBC काउंट करते हो, तो उस टाइम पे आपको कहा जाता है कि चैम्बर चार्ज करना है। तो चैम्बर चार्ज करने के लिए आप डाइल्यूशंस प्रिपेयर करते हो, फिर कवर स्लिप लगा के आप एक चैम्बर चार्ज कर देते हो। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे हम मैनुअली काउंट करते हैं कि कितने WBC है, कितने RBC है, कितने प्लेटलेट्स हैं, उनके हम कैलकुलेशंस करते हैं। वो जब आगे आप पढ़ोगे हिमेटोसाइटोमेट्री हम आगे जाके करेंगे, तब आपको उसमें समझ आएगा कि हाँ कैसे कैसे डाइल्यूशंस आपकी बनती हैं। बट फिलहाल आप न्यूबर्स चैम्बर का याद रखो कि हाँ आपके पास एक न्यूबर्स चैम्बर होता है। वो किस लिए होता है? इट इज फॉर द मैनुअल काउंटिंग ऑफ प्लेटलेट, WBCs और RBCs। तीनों ही चीजों के लिए अलग अलग डाइल्यूशंस बनती है और तीनों के लिए अलग मेथड्स आपके पास होते हैं। तो इन तीनों चीजों का अगर आपने मैनुअल इंटरप्रिटेशन करना है तो आप जो है न्यूबर्स चैम्बर यूज करते हो। ठीक है, इसमें आपके पास स्क्वायर्स होते हैं, अलग अलग स्क्वायर्स होते हैं, उन स्क्वायर्स में आप कैलकुलेट करते हो, वो आगे चल के आएगा। बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि हाँ आप न्यूबर्स चैम्बर लेते हो। यू प्रिपेयर डाइल्यूशंस रिस्पेक्टिवली फॉर RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट काउंट। ठीक है, ये आपका आता है न्यूबर्स चैम्बर में। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एनालाइजर। आपने देखा होगा कि हाँ जब आपके पास कोई ब्लड सैंपल आता है तो उस टाइम पे आप उसको एनालाइजर के ऊपर प्रोसेस करते हो। ठीक है, आपने देखा होगा वहां पे वो रोटर पे वो मूव करता है, फिर आप उसको एनालाइजर के साथ में लगाते हो। फिर एनालाइजर जो है वो थोड़ा सा ब्लड को लेता है, फिर वो आपको रीडिंग्स देता है। डिजिटली जो आपके रिजल्ट आते हैं, ऑटोमेटिक रिजल्ट्स जो आते हैं वो आपके एनालाइजर के थ्रू आते हैं। एंड आपके पास 3 पार्ट एनालाइजर होता है, 5 पार्ट एनालाइजर होता है, 7 पार्ट एनालाइजर होते हैं। ठीक है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि एनालाइजर में आपके पास एक 3 पार्ट है, एक 5 पार्ट है और एक 7 पार्ट आपके पास एनालाइजर होता है। तो ये अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या कैलकुलेट करते हैं ये आप खुद सर्च करो। ठीक है, उसके बाद आप एनालाइजर में आपके पास बेसिकली प्रिंसिपल्स, आपको इसमें 5 प्रिंसिपल्स लगते हैं वैसे तो, लेकिन आपने 2 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने होते हैं। एक होता है आपका इम्पिडेंस और दूसरा होता है आपका स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं कि एनालाइजर किसके ऊपर बेस्ड है। एनालाइजर इज बेस्ड ऑन इम्पिडेंस एंड लाइट स्कैटरिंग। इम्पिडेंस होगा, लाइट स्कैटरिंग होगा, और जब लाइट स्कैटरिंग होगी तो आपके जो ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे एंड उनकी जो रीडिंग्स है वो आपको डिजिटली स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका एनालाइजर का रोल रहता है। उसके बाद आपके पास है पिपेट्स। अब आपने देखा होगा कि हिमैट में कितनी सारी पेपर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पेपर्स हमारे पास उसमें यूज होती हैं? एक होते हैं पास्चर पेपर, WBC, RBC पेपर, HB पेपर एंड आपके पास एक होती है ऑटोमेटेड पेपर्स। तो पास्चर पेपर आप कहाँ यूज करते हो? आप अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन लिख रहे हो, पहले पेपर सेटिंग डालो। ठीक है, उसके बाद आप लिख दो कि नंबर A पे आप लिख देना कि आप पास्चर पेपर आप पहले यूज करें। पास्चर पेपर आप क्यों यूज कर रहे हो? पास्चर पेपर में क्या होता है कि आप उसके ऊपर रबर टीट होती है, आप टीट के थ्रू मैनुअली प्रेशर उसमें एडजस्ट करते हो। ठीक है, अगर आपने कोई चीज पिपेट करनी है तो आपने अपने हाथों से उस चीज को एडजस्ट करना पड़ता है, वो आप मैनुअली करते हो, वो ऑटोमेटेड नहीं है, दैट इज मैनुअली। ठीक है, तो आप मैनुअली उस पर प्रेशर एडजस्ट करते हो और उसके प्रेशर रिलीज करते हो, उसको पुश करते हो, पुल करते हो। ठीक है, तो वो आप मैनुअली एडजस्टमेंट्स करते हो। तो पास्चर पेपर आप वहां यूज करते हो एंड ये आपके पास यूज होती है ESR के लिए।
ये आपके पास ईएसआर के लिए यूज होता है। जब आप विंट्रोब्स मेथड के थ्रू ईएसआर करते हो, तब आप विंट्रोब्स ट्यूब को फिल करते हो, तो उस ट्यूब को फिल करने के लिए आपको पास्चर पिपेट चाहिए होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि हाँ, पास्चर पिपेट आपको किसके लिए है, पास्चर पिपेट आपकी विंट्रोब्स के लिए होती है, विंट्रोब्स ट्यूब में ईएसआर करने के लिए होती है। एंड ये चीजें मैं सिर्फ आपको वर्बली बता रही हूँ, मैं इनके नोट्स नहीं दूंगी, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना कि कौन सी पिपेट किस चीज के लिए यूज होती है। ठीक है, तो पास्चर पिपेट आपके विंट्रोब्स ट्यूब में यूज होती है। विंट्रोब्स ट्यूब में किसके लिए यूज होती है, ईएसआर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो सोडियम साइट्रेट वाली जो वायल आती है उसमें तो आप ऐसे ही मतलब कि वेस्टर्न के थ्रू आप कर लेते, तो आपको विंट्रोब्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? इन केस आपको ईएसआर आया है एंड आपके पास सोडियम साइट्रेट की वायल आई नहीं है, आपके पास सिर्फ लेवेंडर वायल आई है, तो अगर आपके पास लेवेंडर वैक्यूटेनर आया है तो लेवेंडर वैक्यूटेनर में क्या होगा, उसके अंदर ईडीटी प्रेजेंट होगा। एंड ईडीटी के केस में हम जो है ईएसआर जो है वो वेस्टर्न के थ्रू नहीं कर सकते हैं। मैं यहां लिख देती हूँ, अगर आपके पास ईडीटीए वायल है और आपको ईएसआर करना है, ठीक है, ईडीटीए वायल यानी कि लेवेंडर वायल है, आपको ईएसआर करना है, तो आप जो है वो वेस्टर्न मेथड के थ्रू नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको मैनुअल मेथड करना पड़ेगा, दैट इज विंट्रोब्स। तो विंट्रोब्स को करने के लिए आपको क्या चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए। पास्चर पिपेट से विंट्रोब्स ट्यूब को फिल करोगे एंड उसको 1 आवर के लिए आप रख दोगे वर्टिकल पोजीशन पे, फिर उसके बाद आप ईएसआर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सोडियम साइट्रेट वाली वायल ही नहीं आ रही तो आप क्या करोगे फिर? इन केस आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है, ऑल्टरनेटिव यही है कि आप विंट्रोब्स के थ्रू ईएसआर कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद आपकी है एक डब्ल्यूबीसी पिपेट। अब डब्ल्यूबीसी पिपेट हम किसके लिए यूज करते हैं? डब्ल्यूबीसी पिपेट आप जब डाइल्यूशंस प्रिपेयर करते हो ना चैम्बर में, न्यूबस चैम्बर में जब हम डाइल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, अगर आपको डब्ल्यूबीसी काउंट करना है तो उस टाइम पे आप जो डाइल्यूशन प्रिपेयर करोगे वो डब्ल्यूबीसी पिपेट की हेल्प से करोगे। ठीक है, एंड आपने हिमैट में देखी होगी, एक ऐसे पिपेट होती है, एक ऐसे थोड़ा सा बबल जैसा होता है, ऐसे ऐसे पिपेट होती है और इसके अंदर एक व्हाइट कलर का बीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपकी डब्ल्यूबीसी पिपेट होती है। एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट आप डब्ल्यूबीसी काउंट की जब डाइल्यूशन प्रिपेयर करनी होती है उसके लिए आप यूज करते हो। लिख लेना इसको कि डब्ल्यूबीसी पिपेट डब्ल्यूबीसी काउंट की जब डाइल्यूशन प्रिपेयर होती है उस टाइम पे करते हैं। ठीक है, आरबीसी पिपेट, अगेन आरबीसी क्या है, अगर हमने आरबीसी काउंट करना है तो आरबीसी के लिए भी आपके पास डाइल्यूशन बनेगा और उस डाइल्यूशन को बनाने के लिए आपको चाहिए होती है आरबीसी पिपेट। उसके बाद होती है आपके पास एचबी पिपेट। एचबी पिपेट हम कहाँ यूज करते हैं? एचबी पिपेट जब आप एचबी एस्टिमेशन करते हो सालिस मेथड के थ्रू, सालिस मेथड के थ्रू आप एचबी एस्टिमेशन करते हो। वैसे तो हम एनालाइजर के थ्रू ही करते हैं, लेकिन पहले जब हमारे पास एनालाइजर नहीं हुआ करता था तब हम सालिस मेथड के थ्रू इसको करते थे। अभी आपको आगे टॉपिक्स आएंगे एचबी एस्टिमेशन के, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि हाँ, एचबी पिपेट हम करते हैं एचबी एस्टिमेशन के लिए। जब हमने एचबी एस्टिमेट करना होता है कि हाँ ब्लड में कितना एचबी प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हम एचबी पिपेट यूज करते हैं। अगर हमारे पास एनालाइजर ना हो तो हम सालिस मेथड ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स आपने देखा होगा कि हाँ, आपको इंक्यूबेटर्स की कितनी जरूरत होती है जब आप कोई स्टेनिंग कर रहे हो, स्पेशल स्टेन कर रहे हो, और उसके बाद जब आप वो करते हो रेटिक काउंट लगाते हो, जब रेटिकुलोसाइट काउंट जब हमने करना होता है मैनुअली, तो उस टाइम पे आप रेटिकुलोसाइट की डाइल्यूशन बनाते हो मेथिलीन ब्लू के साथ। उस डाइल्यूशन को हमें थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेट करके रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आप उसकी स्मेयर बनाते हो, फिर आप उसको जो है माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। ठीक है, तो आपको इंक्यूबेटर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है चीजों को इंक्यूबेट करने के लिए। स्पेशल स्टेन कर रहे हो तो स्पेशल स्टेन्स में भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे एमपीओ पास, फिर भी आपको कुछ स्पेशल स्टेन्स करनी होती है, कुछ स्पेशल सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, तो उन स्टेन्स में भी आपको इंक्यूबेशन रिक्वायर्ड होती है। तो आपका जो इंक्यूबेटर है वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है हीमेटोलॉजी में। उसके बाद आता है आपका सालिस अपैरेटस। वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, सालिस मेथड के थ्रू हम एचबी एस्टिमेशन करते हैं। अगर इन केस हमारे पास एनालाइजर नहीं हो तो हमने एचबी एस्टिमेट करना, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें आप क्या करोगे, आपके पास ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आपके पास यहाँ पे ये एचबी मीटर ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपके पास अलग अलग मार्किंग्स होती है। तो यहाँ पे जो 2 मार्किंग होती है उस तक डालते हैं हम N/10 HCl। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर डालते हैं 20 माइक्रोलीटर ब्लड। इसके अंदर हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड करोगे एंड ये जो ट्यूब होती है ना, इसको हम, ये जो सालिस अपैरेटस होता है ऐसे होता है ये आपका अपैरेटस, ठीक है, और यहाँ पे कंपैरेटर होते हैं। ये यहाँ पे इसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश ग्लास होता है। तो आप इस ट्यूब को यहाँ पे रखते हो, ठीक है, आपने इस ट्यूब को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हम इसके अंदर ड्रॉप वाइज डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे? हम ड्रॉप वाइज इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। एंड जब जो हमने यहाँ पे डाइल्यूशन लगाई है, ठीक है, जब इसका कलर इन ग्लास कंपैरेटर से मैच करेगा, इट मीन्स कि वो उस पेशेंट का एचबी होगा।
ठीक है, जिस पॉइंट पे आपकी जो ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, जब वो फ्लूइड इन अपैरेटस के ग्लास के साथ मैच करना स्टार्ट कर जाएगा, जिस पॉइंट पे वो मैच कर जाएगा ना डिस्टिल वाटर ऐड करने पे, उस पॉइंट पे जो मैच करेगा वो आपका पेशेंट का एचबी होगा एंड उसकी वैल्यू हम एचबी मीटर ट्यूब पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वैसे आपका सालिस अपैरेटस। वैसे आगे मैं आपको समझ आएगा जब आप प्रैक्टिकली लैब्स में करोगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप ये ध्यान में रख लो, मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, इसमें 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी होती है। आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आ रहे हैं? एक अपैरेटस आता है आपके पास, एक पिपेट आ रही है और एक एचपी मीटर ट्यूब आ रही है। ठीक है, इन तीनों का रोल है। उसके बाद आपने N/10 HCl यूज किया एंड 20 माइक्रोलीटर ब्लड यूज किया एंड डिस्टिल वाटर यूज किया। इन सबके साथ हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास विंट्रोप्स ट्यूब। अब विंट्रोप्स ट्यूब तो आपको चाहिए। अगर आपने ESR पर विंट्रोप्स मेथड करना है तो आप कैसे करोगे? आपके पास विंट्रोप्स ट्यूब होनी चाहिए ना। तो विंट्रोप्स ट्यूब की आपके क्या होता है, विंट्रोप्स ट्यूब में आपकी 2 तरह से मार्किंग होती है। जैसे मान लो कि ये आपकी विंट्रोप्स ट्यूब है, ठीक है, इसमें यहां से मार्किंग होती है 0 से लेकर 10 तक और यहां से होती है 0 से लेकर 10 तक। मतलब ऐसे दोनों साइजेस में मार्किंग्स होती हैं। एंड इस ट्यूब के थ्रू आप 2 चीजें कर सकते हो। एक आप ESR भी कर सकते हो और दूसरा आप क्या कर सकते हो, PCV यानी कि हेमाटोक्रिट भी कर सकते हो। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम में आपका क्या आता है, जो भी आपका आरबीसीज का जो पूरा वॉल्यूम रहता है आप उसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं विंट्रोप्स ट्यूब से। एंड हमेशा ध्यान रखना कि इसमें 2 तरह से मार्किंग्स होती हैं। एंड अगर आप विंट्रोप्स ट्यूब में आप और क्या ऐड कर सकते हो, विंट्रोप्स ट्यूब में आप ये लिख सकते हो कि ये आपकी होती है विंट्रोप्स ट्यूब आपकी होती है 110 mm लॉन्ग। ये आपको पता होनी चाहिए, ये ग्रेजुएशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कितनी mm लॉन्ग है, कितनी उसके मार्किंग है। मार्किंग का मैंने आपको बता दिया, दोनों साइड से मार्किंग होती है। एक 0 to 10 होता है, एक 10 to 0 होता है। जो आपका ये वाली साइड है 0 से 10 वाली है, यहाँ से आप ESR कैलकुलेट करते हो और आपका जो ये वाली मार्किंग है यहाँ से आप PCV कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ये मार्किंग का डिफरेंस रहता है। 110 mm लॉन्ग है एंड 2.5 mm इसका इंटरनल डायामीटर होता है। ये आपसे बारे में पूछा जाता है। एंड इसका ये क्या है, इंटरनल डायामीटर है 2.5 mm। मैंने मार्किंग्स आपको बता दी, मैं फिर बता देती हूँ। जो आपकी 0 to 10 है ये वाली, ये आपकी ESR के लिए है। जो आपकी 10 to 0 है वो आपकी है PCV के लिए। ठीक है, PCV और हेमाटोक्रिट सेम चीजें होती हैं। तो ये था हमारे पास विंट्रोप्स ट्यूब को लेके। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेस्टिग्रेन पिपेट। अब हमारे पास वेस्टिग्रेन पिपेट जो होती हैं, अब आगे वेस्टिग्रेन पिपेट के बाद जो वेस्टिग्रेन पिपेट होती है वो आपके पास 2 तरह की होती है। एक होती है डिस्पोजेबल, ठीक है, और दूसरी आपके पास कौन सी होती है, नॉन डिस्पोजेबल। अब इन दोनों में क्या फर्क है? जो डिस्पोजेबल वाली होती है वो आप यूज करते हो एंड यू डिस्पोज ऑफ, उसको आप दोबारा यूज नहीं करते हो। और जो नॉन डिस्पोजेबल है, जिस नाम से पता चल रहा है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, तो वो आप क्या करोगे, रबर टीट लगा के हम इसको फिल करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी वेस्टिग्रेन पिपेट होती है वो क्या होती है, आपकी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो भी 2.5 mm ही रहता है। ये दोनों चीजें इसकी सेम है। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपकी जो हम डिस्पोजेबल वाली ज्यादा यूज करते हैं उसमें क्या होता है, तो जैसे आपने लैब्स में देखी होगी, एक ऐसी पतली सी ट्यूब होती है हमारे पास, वेस्टिग्रेन की ट्यूब होती है। ठीक है, एंड ये तो थोड़ा ज्यादा थिक बन गया, लेकिन ये बहुत थिन होती है। आपकी लैब में इतनी सी पतली सी ये ट्यूब होती है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि उसमें कुछ रबर का ऐसे टीथ जैसा लगा होता है ऐसे। ठीक है, आप इसको क्या करते हो, वाइल के अंदर ऐड करते हो, वैक्यूम में डालते हो, तो यहाँ पे आपका जो ब्लड होता है इसकी वजह से यहाँ पे क्या वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे वैक्यूम क्रिएट हुआ तो फोर्स लगती है, जो ब्लड है वो आपका पूरा फिल हो जाता है यहाँ ऊपर 0 मार्किंग तक। फिर उसके बाद ESR कैलकुलेट होता है। और ये जो मेथड होता है ये सिर्फ उन्हीं वाइल्स में होता है, ब्लैक वैक्यूटेनस में होता है, जिनके अंदर आपका सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है इन द रेशियो ऑफ 1:4। 1:4 में जब आपका सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है तो आप ये वाला मेथड यूज करते हो ESR कैलकुलेट करने के लिए। एंड इसकी मार्किंग्स होती है आपकी 0 से लेकर 200 तक। ठीक है, 0 to 200 mm तक आपकी इसकी मार्किंग्स रहती हैं। 0 से 200 तक आपकी मार्किंग्स रहती है। एंड विंट्रोप्स में आपका कितना था, 0 से 10 तक था आपका विंट्रोप्स में, इसका 200 तक होता है वेस्टिग्रेन में। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं अपना स्लाइड ड्रायर। सबसे पहला पर्पस यही है कि टू मेक इट ग्रीस फ्री।
ग्रीस फ्री किसको बनाएंगे? स्लाइड को ग्रीस फ्री करेंगे, क्योंकि हमने पीएस बनाना है एंड पीएस तभी अच्छा बनेगा जब आपकी स्लाइड पे कोई भी ग्रीस नहीं होगी, कोई भी मॉइस्चर या कुछ नहीं होगा। आपकी स्लाइड जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए एंड मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड होता है टू एयर ड्राई स्मीयर, एयर ड्राई द स्मीयर। अब एयर ड्राई तो हम स्मीयर को बेसिकली विदाउट स्लाइड ड्रायर ही करते हैं, लेकिन आपकी टेम्परेचर कंडीशंस, आपके एनवायरनमेंट को देखते हुए जब आपके पास रेनी सीजन होता है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो उस मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए अगर आपकी स्मीयर पे मॉइस्चर होगा ना, तो आपकी जो स्टेन है वो पीएस में स्टेन नहीं चढ़ेगी एंड आपका स्टेनिंग का कोई पर्पस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वो जो आप सेल्स देखना चाहते हो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि स्टेनिंग अच्छे से नहीं होगी। इसलिए आपने जब यहाँ पे तो हमने स्मीयर बनाने से पहले ग्रीस फ्री किया, लेकिन जब आपकी स्मीयर बन गई तो उसके बाद जो आपका स्मीयर है, आपका टंग शेप स्मीयर होता है, वो स्मीयर भी आपका मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अगर उस स्मीयर के ऊपर मॉइस्चर होगा तो आपकी स्टेनिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए अगर आपकी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस ठीक नहीं है तो उस टाइम पे हम स्लाइड ड्रायर को यूज करते हैं आपके स्मीयर्स को ड्राई करने के लिए। एंड थर्ड आपके क्या होता है, स्टेन स्लाइड्स को ड्राई करने के लिए। आपकी स्टेनिंग होगी, आपने स्लाइड्स को वॉश आउट किया तो स्लाइड्स तो आपकी वेट होंगी, तो उनको ड्राई करने के लिए उस टाइम पे हम स्लाइड ड्रायर यूज करते हैं, ताकि उनके ऊपर जो भी वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाए एंड जो आपकी स्लाइड्स है वो बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई हो जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जो हम हिमैट में यूज करते हैं एंड ये आपको पता होना चाहिए, और आपसे इनका क्या यूज है, कैसे आपने इनको परफॉर्म करना है, कोई टेस्ट कैसे करना है, वो सब भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में। मैं आपको बता देती हूँ एंटीकॉगुलेंट्स के बारे में, उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एंटीकॉगुलेंट्स का टॉपिक मैंने बायोकेमिस्ट्री में कराया, पूरा एक्सप्लेन किया, वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी हम सिर्फ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हेपेरिन है एंड हमारा जो हेपेरिन होता है वो किसमें होता है, हमारे पास ग्रीन टॉप्ड, जो ग्रीन टॉप वाला वैक्यूटेन होता है उसके अंदर जो आपका एंटीकॉगुलेंट होता है वो होता है हेपेरिन। अब ये क्या करता है, ये करता है एक्टिवेट करता है प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन 3। मैंने आपको उस टाइम जो मैंने वीडियो ली थी बायोकेमिस्ट्री में जब पढ़ाया तो उसमें कहा था कि एंटीथ्रोम्बिन 3 को ये एक्टिवेट करता है। उसके बाद जो हेपेरिन है वो एंटीथ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ कंबाइन करेगा और इनहिबिट कर देगा क्लॉटिंग को, ठीक है, और वो उनको इनएक्टिवेट कर देगा। अब इसके जो एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट इसका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड, नो चेंज इन आरबीसी वॉल्यूम एंड नो चेंज इन कॉम्पोजिशन। आपका ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है, आपका जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा एंड आपका जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट तो यही है कि कॉस्टली है। सेकंड, इंटरफेयर्स विद द स्टेनिंग, स्टेनिंग के साथ इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी नॉट प्रिजर्व एंड अगला है ल्यूकोसाइट्स क्लम्पिंग। तो आपका हेपेरिन है वो क्या है, कॉस्टली है, स्टेनिंग के साथ इंटरफेयर करेगा, आपकी स्टेनिंग अच्छी नहीं होगी अगर आपने एंटीकॉगुलेंट हेपेरिन यूज किया, स्मीयर्स बने हैं आपके। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स की क्लम्पिंग करता है। तो अगर आपको WBC काउंट देखना होगा, अगर आपको WBCs देखने होंगे तो आप वो इजिली नहीं देख पाओगे क्योंकि उसकी क्लम्पिंग हो चुकी होगी। एंड इसकी जो है मॉर्फोलॉजी, अगर आपकी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व नहीं हो रही है तो फिर पीएस बनाने का क्या ही पॉइंट रह जाएगा और क्या ही उसकी माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करोगे आप जब उसकी मॉर्फोलॉजी ही प्रिजर्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एंड अगर बात करी जाए EDTA की तो इसके लिए आपके पास लेवेंडर टॉप वाले जो वैक्यूटेनर्स होते हैं उनके अंदर आपका पास जो एंटीकॉगुलेंट है वो है EDTA, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है कि ये ब्लड स्मीयर के लिए एक परफेक्ट एंटीकॉगुलेंट हम यूज कर सकते हैं ब्लड के लिए, ठीक है। ब्लड स्मीयर बनाने के लिए आपका ये एंटीकॉगुलेंट एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। उसके बाद CBC, माइक्रोफिलेरिया एंड कूम्स टेस्ट के लिए भी अगर आपको ये टेस्ट करने हैं तो एंटीकॉगुलेंट आपको EDTA यूज करना है। इट प्रिजर्व स्टेनिंग एंड मॉर्फोलॉजी। अब आपकी स्टेनिंग और मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व हो रही है, इट मीन्स कि ये आपकी स्मीयर्स बनाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब आप स्मीयर बनाते हो तो आप क्या देखते हो, आप मॉर्फोलॉजी देखते हो ना, बेसिकली हमने मॉर्फोलॉजी देखनी होती है एंड स्टेनिंग आपके अच्छे से होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें ठीक से हो रही है, इट मीन्स की EDTA इज अ गुड एंटीकॉगुलेंट इन टर्म्स ऑफ स्मीयर फॉर्मेशन। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, एक्सेसिव कंसंट्रेशन कॉज श्रिंकेज ऑफ RBCs। वैक्यूटेनर है, ठीक है, ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, एंटीकॉगुलेंट डाला हुआ है। तो इसके अंदर एंटीकॉगुलेंट कितना होता है, 0.4 ml आपको एंटीकॉगुलेंट होता है और आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका 2 ml का स्टैंडर्ड है। तो अगर 0.4 ml इसके अंदर एंटीकॉगुलेंट है तो ब्लड कितना होगा, 1.6 ml आपका इसमें ब्लड होगा, तभी तो 2 ml स्टैंडर्ड बनेगा हमारा। अगर इन केस आप जिसने ब्लड लिया है, ठीक है, मानो उसने ब्लड 1.6 नहीं लिया है, कम ब्लड लिया है,
तो इसका क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड की जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फॉलो नहीं हुई और इसके अंदर एंटीकोगुलेंट ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ब्लड। तो वही ये कह रहे हैं कि अगर आपका एंटीकोगुलेंट ज्यादा होगा तो आपके जो आरबीसीज होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि जब आप सैंपल रिसीविंग में जाते हो तो जब आप सैंपल चेक करते हो, अगर आपका सैंपल कम हो, ब्लड कम हो, जो इधर मार्किंग्स होती हैं उससे कम ब्लड हो तो आप लिखते हो एक्सेस ऑफ डिटेल नोट डालते हो ना रिक्वेजिशन फॉर्म पे। तो वो इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर आपकी आरबीसी श्रिंक तो दिख रही हो बाय चांस, तो वो किस वजह से होगी, क्योंकि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट हमारे पास ज्यादा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज एएलपी बाय बाइंडिंग विद मैग्नीशियम आयंस। अब एएलपी क्या है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, ये आपका एंजाइम होता है। ये क्या करता है, फॉल्सली डिक्रीज कर देता है एएलपी की वैल्यू को, क्योंकि ये कंबाइन करता है मैग्नीशियम आयंस के साथ। जब ये मैग्नीशियम आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो अगर आपने एएलपी कैलकुलेट करना है तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी वैल्यू फॉल्स वैल्यू आएगी। इसलिए हम इस वैक्यूटेनर को बायोकेमिस्ट्री में यूज करते नहीं है एंजाइम कैलकुलेशन के लिए। हम कौन सा यूज करते हैं, हम करते हैं रेड वैक्यूटेनर यूज करते हैं, प्लेन। ठीक है, इसलिए हम इसको रेड वाली हम यूज करते हैं, इसको हम यूज नहीं करते। इसको क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी एंजाइम की वो फॉल्स वैल्यूज देंगी, क्योंकि वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर जाएगा। नेक्स्ट इज डिक्रीज CO2 कंबाइनिंग पावर ऑफ ब्लड। ब्लड की जो कार्बन के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाती है अगर आपके पास ये एंटीकोगुलेंट यूज हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज डिक्रीज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कंसेंट्रेशन। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को भी कम करता है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेशन के लिए इस एंटीकोगुलेंट को और इस वाइल को यूज ही नहीं करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ऑक्सीलेट्स की। तो ऑक्सीलेट्स का एडवांटेज क्या है कि आप इसको एचबी के लिए भी यूज कर सकते हो, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए भी, आरबीसी एंड ईएसआर, इन सब के लिए ऑक्सीलेट को इस एंटीकोगुलेंट को यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ल्यूकोसाइट मॉर्फोलॉजी नॉट प्रिजर्व। आपके ल्यूकोसाइट्स की मॉर्फोलॉजी ही प्रिजर्व नहीं होगी, इसीलिए दिस इज नॉट सुटेबल फॉर पीएस स्टडीज। पीएस स्टडीज के लिए ये वाला एंटीकोगुलेंट हमारे पास सुटेबल नहीं होता है। एंड कैल्शियम ऑक्सीलेट टॉक्सिक। अब देखो जो ये ऑक्सीलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, चिलेशन करते हैं। जब इनकी चिलेशन होती है तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट फॉर्म करते हैं एंड कैल्शियम ऑक्सीलेट इज टॉक्सिक। तो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे पास इसमें बन रहा है, इसलिए हम इसको बहुत कम यूज में लाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम साइट्रेट। एंड जो हिमैट में सोडियम साइट्रेट आता है वो किस वैक्यूटेनर में आता है, ब्लैक में आता है। एंड जो रेशियो होता है वो होता है 1:4। ठीक है, हिमैट के लिए 1:4 है। अब इसमें एडवांटेज क्या है, एक तो हम ईएसआर कैलकुलेट करते हैं, दूसरा हम प्लेटलेट फंक्शन एंड प्लेटलेट फंक्शन भी कर सकते हैं। प्लेटलेट्स का कैलकुलेशन भी हम सोडियम साइट्रेट की हेल्प से कर सकते हैं, बट बेसिकली हम इसको ईएसआर के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या है कि इंटरफेयर्स विद मेनी केमिकल टेस्ट। कुछ केमिकल टेस्ट ऐसे हैं जिसमें ये इंटरफेरेंस कॉज करता है। एंड नेक्स्ट इज प्रिजर्व फॉर फ्यू मिनट्स। अब जो इसकी प्रिजर्वेशन का टाइम है, ठीक है, कितने टाइम तक ये ब्लड को प्रिजर्व करके रखता है, दैट इज फॉर फ्यू मिनट्स, ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करके नहीं रखता है। एंड टेंडेंसी टू श्रिंक सेल्स, तो ये आपकी जो सेल्स है उनमें श्रिंकेज भी कॉज कर सकता है। अब हमारा जो लास्ट एंटीकोगुलेंट है वो है सोडियम फ्लोराइड। एंड सोडियम फ्लोराइड आपको पता है कि एक वीक एंटीकोगुलेंट है, इसलिए हम इसको किसके कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ऑक्सीलेट्स के साथ यूज करते हैं। एंड इन द रेशियो ऑफ 1:3 इसका रेशियो रहता है। एंड इसका जो वैक्यूटेनर होता है वो ग्रे टॉप का वैक्यूटेनर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो ग्लूकोज डिटर्मिनेशन जो मैंने आपको बहुत बार समझाया था, पीपी पोस्ट पेरेंटल के टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम फ्लोराइड वाला वैक्यूटेनर यूज करते हैं जिसका ग्रे टॉप होता है एंड इट इज डन फॉर ग्लूकोज डिटर्मिनेशन। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले ये पॉइजनस एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ यूरिएज। जो आपका यूरिएज होता है उसको ये इनहिबिट करता है। अगर यूरिएज इनहिबिट हुआ इट मींस कि आप यूरिया को इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, यूरिया की कैलकुलेशन आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एएलपी अमाइलेज यूरिक एसिड कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। तो अगर आपने ये एंटीकोगुलेंट वाला वायल लिया है, वैक्यूटेनर लिया है, तो इसमें आप एएलपी यानी कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो है, जो आपका अमाइलेज एंजाइम है, और जो यूरिक एसिड है, यूए स्टैंड्स फॉर यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप इन तीनों को इस एंटीकोगुलेंट के थ्रू डिटर्मिन नहीं कर सकते हो। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो सारे डिसएडवांटेजेस हमारे कवर अप हो गए हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सब कुछ आपके एंटीकोगुलेंट्स के हो गए। इंस्ट्रूमेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया। इंस्ट्रूमेंटेशन के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आप खुद करो। एंड रही बात मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीक में हमारे जितने भी टॉपिक्स सारे कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीक हम अपने नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।